नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 3 मार्च 2023 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। और सबसे पहले सॉरी बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा डिस्कशन आज लेट हो गई। आज एकदम से रिलेटिव्स आ गए घर में, तो कोई बाहर से चल के जब आता है ना, तो यार समय बिताना पड़ता है थोड़ा सा साथ में। अदरवाइज ऐसा लगता है कि यार कोई इतना दूर चल के आए और आप अपना काम कर रहे हो, तो कई बार समझ रहे हो, आप मेरी भावनाओं को समझ गए होंगे, करना पड़ता है। तो आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो ईरान वाला इशू ही डिस्कस करेंगे। कल एक आर्टिकल डिस्कस किया था, आज एक और डिस्कस करेंगे। और ईरान के साथ में ही वेस्टर्न सुपरमेसी वाला एक कंसेप्ट है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। और तीसरा आर्टिकल फिर आज हम डिस्कस करेंगे पुलिसिंग से संबंधित। पुलिसिंग को लेकर टकराव होता रहता है दो राज्यों के बीच में या फिर सेंटर और स्टेट के बीच में, उससे संबंधित अच्छा आर्टिकल है, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, वेस्ट एशियन क्राइसिस से संबंधित है। वेस्ट एशियन क्राइसिस एंड न्यू ग्लोबल ऑर्डर, ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। कंटेक्स्ट तो देखो आप सबको पता ही है, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दूं। 1979 से पहले ईरान में देखो शाह डायनेस्टी का रूल था, यानी मोनार्की थी। लेकिन देखो 1979 में ना इस्लामिक रेवोल्यूशन वहां पे आता है, क्लर्जीज का रूल आता है, वहां पे ना थियोक्रेसी इस्टेब्लिश होती है। थियोक्रेसी मतलब इवन पॉलिटिकल पावर भी सबसे बड़े जो धर्मगुरु हैं उनके पास में। तो 19 1989 में ना अयतुल्ला खामेनेई जो हैं, ये ईरान के सुप्रीम लीडर बने थे और सबसे ज्यादा पावर ईरान में इन्हीं के पास में थी। तो 1989 से लेके अभी तक यही थे। लेकिन अभी क्या हुआ, यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स किए, और स्ट्राइक्स में इनके जो सुप्रीम लीडर थे अयतुल्ला खामेनेई, उनकी डेथ हो गई। तो अब देखो डेथ के बाद में ना बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं। कहने को तो देखो अभी जो लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट हो गया ईरान में, उसको भरने के लिए 3 लोगों की ना एक काउंसिल बन गई। काउंसिल में एक तो है वहां के राष्ट्रपति पजेस्कियन, दूसरा है मोहसेनी एजेई, तीसरा है अली रेजा अराफी। 3 लोग हैं काउंसिल में, 3 लोग हैं। अब ये लीडरशिप डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन देखो जब ईरान के ऊपर इजराइल और यूएसए ने मिलकर स्ट्राइक्स की ना, तो ईरान की पूरी लीडरशिप का सफाया हो गया। मतलब 48 जो लीडर्स थे ना वो मारे गए स्ट्राइक्स में, टॉप के 48 लीडर्स। सोच के देखो, मतलब टॉप के सारे लीडर्स ही मारे गए। तो अब बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं कि क्या अब ईरान में ये जो थियोक्रेसी है, धर्मगुरुओं का राज है, क्या ये सिस्टम खत्म हो जाएगा? देखो एक चीज ये है, मैं आपको बताता हूं। आम दिनों में भी क्या होता है, ईरान में समय समय पर प्रोटेस्ट होते रहे हैं। जब देखो खामेनेई थे बहुत स्ट्रोंग लीडर, बाकी भी देखो 48 लीडर्स स्ट्रोंग लीडर्स थे, वो भी सिस्टम में थे। तब भी महंगाई के कारण, दूसरी चीजों के कारण प्रोटेस्ट होते रहते थे, और ईरान की लीडरशिप को ना प्रोटेस्ट संभालने में दिक्कत आती थी। लेकिन देखो अब तो बल्कि टॉप की लीडरशिप जा चुकी है, खामेनेई जैसा स्ट्रोंग लीडर भी नहीं है। बाहर से एक्सटर्नल एनिमी है, एक्सटर्नल एनिमी मतलब यूएसए और इजराइल लगातार स्ट्राइक्स कर रहे हैं। तो अभी जो ये लीडरशिप आएगी ना ईरान में, ये ना तो बहुत ज्यादा मेच्योर होगी। तो अगर प्रोटेस्ट होते हैं ना, तो फिर इस सिस्टम को संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन देखो एक तर्क ये भी है कि ना आप सोच के देखो अभी क्या हुआ है, जैसे ही इनके टॉप लीडर की डेथ हुई ना, एकदम से ना हमले बल्कि और ज्यादा बढ़ गए इजराइल के ऊपर, सभी पड़ोसी देशों के ऊपर, दुबई में, रियाद में, हर जगह ईरान की तरफ से हमले बढ़ गए हैं। तो एक डर ये भी है, जो पावर है ना अब बल्कि डिसेंट्रलाइज हो जाएगी। पहले देखो खामेनेई थे तो पावर सेंट्रलाइज थी उनके हाथों में, वही मेजर डिसीजंस लिया करते थे। लेकिन अब टॉप की लीडरशिप जा चुकी है फिलहाल की सिचुएशन में, तो ना पावर जो है वो अब एक बंदे के हाथ में नहीं है, एक काउंसिल के हाथ में है नहीं। तो पावर जो है अब डिसेंट्रलाइज हो गई है। तो अब ना पावर के लिए संघर्ष भी चलेगा। ऐसा भी कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि पावर को लेके ना अभी संघर्ष होगा ईरान के अंदर। और ये भी डर है कि ना पावर आ जाएगी IRGC के पास में, जो उनका इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स है ना, उनके पास में पावर आ जाएगी।
और वो जो है बल्कि और ज्यादा हार्डलाइनर हैं। अगर उनके पास में पावर आ गई आईआरजीसी के पास में, यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स के पास में, तो बल्कि डिप्लोमेसी की जो संभावना है ना वो भी खत्म हो जाती है, क्योंकि ये लोग फिर डिप्लोमेसी नहीं करेंगे, ये और ज्यादा हार्डलाइन वाली जो अप्रोच है अपनाएंगे, और ज्यादा रिजिड अप्रोच अपनाएंगे। और इनके लिए ना सरेंडर करना तो मतलब आत्महत्या से भी ज्यादा बुरी बात है। जो ये आईआरजीसी वाले हैं ना, ये एक चीज से डरते हैं सिर्फ, वो है सरेंडर करना। उतना ये मरने से भी नहीं डरते जितना सरेंडर करने से डरते हैं। तो फिर तो भैया पीस लाना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इवन ट्रंप की लैंग्वेज में झलक भी रहा है, ट्रंप को ये शायद समझ में आ गया है। पहले उन्होंने जब युद्ध स्टार्ट किया ना, वो बोलते हैं कि हमारा मकसद होगा रेजिम चेंज करना, मतलब ऐसे संकेत उन्होंने दिया, बेशक डायरेक्टली ना बोला हो। लेकिन अब उन्होंने कल स्टेटमेंट दी ना खामेनेई के मरने के बाद में, तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज कर लिया। वो कहते हैं कि नहीं, ईरान में रेजिम चेंज करना हमारा मकसद नहीं है, उनकी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कैपेसिटी खत्म करना, मिसाइल बनाने की कैपेसिटी खत्म करना, ये हमारा मकसद है। समझ गए? क्योंकि ट्रंप चालू है, ट्रंप को पता है रेजिम चेंज नहीं होगा तो भाई मेरी थू हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि मैंने इतना बड़ा युद्ध स्टार्ट कर दिया, अमरीकियों के इतने पैसे लग गए, लेकिन तुम रेजिम चेंज नहीं कर सके ईरान में, तो बेइज्जती हो जाएगी। ट्रंप को ये चीज ट्रंप को समझ में आ गई कि ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है मैं ना अचीव कर पाऊं कि वहां पे रेजिम चेंज कर दूं, धर्मगुरुओं का राज खत्म कर दूं, लेकिन हाँ, न्यूक्लियर वेपन वाली साइट और मिसाइल साइट को खत्म करना, वो ट्रंप सोचते हैं मैं कर सकता हूं। मतलब नहीं भी करूंगा तो भी मैं जनता को बोल दूंगा हो गई खत्म, हो गई, मैंने सब खत्म कर दिया। अब पिछले साल जून में 12 जून को वार किया था, इजराइल और ईरान ने स्ट्राइक की थी, तब भी तो उन्होंने यही बोला था ना कि हमने अब इसके ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम की कैपेसिटी खत्म कर दी, याद है ना, बोला था इन्होंने। लेकिन अब देखो 6 महीने बाद ही इनको आवश्यकता पड़ गई फिर से युद्ध स्टार्ट करने की। तो ये तो हर बार ही बोलते हैं कि हमने कैपेसिटी ईरान की खत्म कर दी, जब भी ये युद्ध करते हैं ये बोल देते हैं हमने कैपेसिटी खत्म कर दी। आम जनता जाके देखती थोड़ी ना है कि खत्म हुई है कि नहीं हुई है, रेजिम चेंज तो दिख ही जाएगा ना साफ साफ। तो इसलिए ट्रंप ने यू टर्न ले लिया। और देखो ये जो आईआरजीसी है ना, ये इस्लामिक कोर्प्स, ये आज भी ना ईरान की 60% इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। अगर ये सत्ता में आ गए तो पूरी तरह से तो वही हाल हो जाएगा कि मिलिट्री जो है ईरान को कंट्रोल कर रही है, ये तो और भी बुरे हालात होंगे। समझ गए? फिर इसके बाद में राइटर ना एक पैराडॉक्स बताते हैं। पैराडॉक्स क्या है? अभी ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का समिट हुआ था डेवोस में। अब उस समिट में क्या हुआ था, ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस को लॉन्च किया था। अब एक तरफ तो देखो ट्रंप जो है बोर्ड ऑफ पीस को लॉन्च कर रहे हैं कि हाँ भाई आगे से यही शांति सुनती लेके आएगा, युद्ध नहीं होंगे। दूसरी तरफ उन्होंने खुद ही युद्ध स्टार्ट कर दिया ईरान के अगेंस्ट। तो मतलब ये तो वही वाली बात हो गई ना, दिखाने के लिए आप कुछ और कर रहे हो, वास्तव में कुछ और कर रहे हो, ये तो वही वाली बात हो गई। तो ये पैराडॉक्स है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज वाला पॉइंट तो मैंने कल आपको दे ही दिया था कि वर्ल्ड का 20-25% जो तेल वाले शिप्स हैं वो यहां से गुजरते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से, और ईरान ने इसे बंद कर दिया है। ईरान ने बहरीन, यूएई, कतर, इनके पोर्ट्स वगैरह और ऑयल फैसिलिटीज पे भी हमला किया है। इवन ओमान जो है वो न्यूट्रल मीडिएटर है, उसके भी दुकम पोर्ट पे हमला किया है ईरान ने। तो ये क्या है? ये एक प्रकार से ना ईरान की और ज्यादा हार्डलाइनर अप्रोच को शो कर रहा है कि ईरान अब अपने दोस्त तो नहीं कह सकते, इवन न्यूट्रल प्लेयर को भी नहीं बख्श रहा है। तो ये और ज्यादा हार्डलाइनर अप्रोच है। और देखो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बंद होगा ना, और सऊदी अरेबिया की जैसे वहां पे पीएसयू है अरामाको, जो ऑयल रिफाइनरी फैसिलिटी है, वहां पे भी अटैक किया और वो रिफाइनरी बंद हो गई। तो भाई 3 दिन हो गए जब से युद्ध स्टार्ट हुआ है ना, लगातार इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के जो दाम है वो बढ़ रहे हैं। तो ऐसे तो देखो दाम और ज्यादा बढ़ते जाएंगे। ये देखो प्री क्राइसिस दाम थे $80 पर बैरल, करंट एस्केलेशन $120 तक पहुंच गया, पीक आएगा $150 पर बैरल तक। इंडिया के लिए दिक्कत हो जाएगी। इंडिया जो क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करती है ना, उसमें से 52% तो देखो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से होके गुजरता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से अभी तेल आएगा नहीं, दूर से आएगा तो बल्कि ट्रांसपोर्टेशन पे भी ज्यादा खर्चा आएगा और तेल महंगा भी मिलेगा। तेल इंडिया को महंगा मिलेगा तो मतलब हमारा इंपोर्ट बढ़ जाएगा।
तेल तो हम उतना ही खरीद रहे हैं, लेकिन ज्यादा महंगी वैल्यू पे खरीद रहे हैं, तो पैसे तो ज्यादा लग गए ना हमारे। ज्यादा पैसे लग गए तो मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा। इसके अलावा क्या होगा, तेल हम महंगा मंगा रहे हैं तो महंगाई हमारे देश में बढ़ जाएगी, क्योंकि सब चीजों में तेल ही तो यूज होता है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में तेल यूज होगा, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर महंगा तो उसका असर फिर सभी चीजों पे पड़ता है। इसके अलावा देखो, हमारा इतना बड़ा जो डायस्पोरा है वहां पे रहता है, 1 करोड़ इंडियंस गल्फ में रहते हैं, वो वहां पे काम करते हैं। वहां पे इंस्टेबिलिटी मतलब उनकी जान को खतरा, वो घर पैसे नहीं भेज पाएंगे, उनका जीवन उथल पुथल, समझ गए। फिर रूपी की वैल्यू जो है वो भी कमजोर होती है करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने की वजह से। और ईरान में हमारा छबार पोर्ट है। अब छबार पोर्ट जो है 10 साल तक इंडिया ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, हमने अच्छा खासा यहाँ पे खर्चा किया है, अब वो भी खतरे में आ गया है। तो ये सारी चीजें हैं कि वेस्ट एशियन क्राइसिस की वजह से इंडिया को क्या नुकसान हो रहा है और ईरान में क्या हो सकता है, फ्यूचर आउटकम क्या रिलीज निकल के आ सकती है। इसके बाद देखो, वैसे तो एक और आर्टिकल था, लेकिन मैं थोड़ा कंबाइन करके ही बता देता हूं। ये वेस्ट एशियन वाला आर्टिकल तो आपको समझ में आ ही गया। अब ये आर्टिकल जो था ना, इनके ना यूएस के विदेश मंत्री हैं रूबियो, इन्होंने ना एक भाषण दिया 10 दिन पहले, ईरान के ऊपर हमला करने से 10 दिन पहले इन्होंने भाषण दिया। इन्होंने एक बात बोली कि ना दुनिया की पिछली 5,000 साल की हिस्ट्री में ना सिर्फ वेस्टर्न सिविलाइजेशन ही सबसे ज्यादा महान और इररिप्लेसेबल है। समझ रहे हो, उन्होंने अपनी पश्चिमी सभ्यता की तारीफ की, जैसे यूएस है, जैसे यूरोप है। उनका यह मानना है कि लास्ट 250 से लेके 500 ईयर्स में जो कुछ भी अच्छा हुआ है ना, चाहे वो साइंस हो या फिर कला हो, वो सब किसने दिया है, सब वेस्ट की देन है। ऐसी स्पीच इन्होंने दी, मतलब समझ गए। ये तो देखो ठीक ठीक वैसा ही हो गया जैसे कोई बच्चा यूं बोले हमारा परिवार ही सबसे बेस्ट है और बाकी सबने ना हमसे ही सीखा है। जो ये इनके विदेश मंत्री है कुछ कुछ देखो वैसे ही बात कर रहे हैं, लेकिन ना वो ना रूबियो जो है वो देखो इवन कोलोनिज्म को भी सही ठहरा रहे हैं। कोलोनिज्म जिसमें देखो अंग्रेजों ने भारत जैसे देशों को गुलाम बनाया था, राज किया था, वो कहते हैं तब ना वेस्ट के लोग दुनिया भर में अपना धर्म और कल्चर फैला रहे थे, जो कि एक अच्छी बात थी। अरे अच्छी बात थी, लूट के ले गए, आज भी कोहिनूर हीरा उनके वहां पे रखा है, उनके जो म्यूजियम है, इंडिया जैसे देशों में जो लूटी हुई चीजें हैं, इंडिया जैसे देशों से लूटी हुई चीजों से उनके म्यूजियम भरे पड़े हैं, समझ रहे हो। अब आर्टिकल में ना थोड़ी आलोचना की जाती है। राइटर कहते हैं रूबियो की जो ये अप्रोच है ना, रूबियो की जो स्पीच है, ये घमंड को दर्शाती है और बाकी जो महान सभ्यताएं हैं जैसे भारत की महान सभ्यता, चाइना की, इजिप्ट की, सबको नजरअंदाज करती है रूबियो की ये स्पीच। मतलब ये बल्कि ना उन जुल्मों को भी भूल जाते हैं जो कॉलोनियल ईरा में यूरोप के देशों ने किए थे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज पे। और मार्क रूबियो इनके विदेश मंत्री तो बल्कि ये भी कह देते हैं कि क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक भ्रम है और असली खतरा जो है वो बाहर से आने वाले लोगों से है, यानी माइग्रेंट से है। तो मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन को बचाने का मुद्दा ये उठाते हैं, ये कहते हैं कि बाहर के जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं दूसरी सिविलाइजेशन से, उनसे हमें खतरा है। अब आप बोलोगे सर इसका ईरान मुद्दे से क्या लेना देना, मतलब दोनों का आपस में क्या लिंक है। लिंक देखो मैं अब क्रिएट करता हूं। देखो जो रूबियो है ना, ट्रंप के विदेश मंत्री हैं, और ट्रंप में ना, ट्रंप का जो वोटर बेस है ना, वो ऐसा ही है जो ऐसी चीजों में विश्वास रखता है जो स्पीच रूबियो ने दी है कि हमारी जो सभ्यता है वो ग्रेट है, बाकी किसी को कुछ नहीं आता है। उस सोच में विश्वास रखने वाला है ट्रंप का वोटर बेस भी। और आप देखो कहीं ना कहीं ट्रंप की सोच में भी ना वो चीज झलकती है, क्योंकि ट्रंप अपने वोटर बेस को खुश करने के लिए तो ये सब चीजें करते हैं। तो उन्होंने जो युद्ध स्टार्ट किया ना, उसी सोच के चलते भी उन्होंने युद्ध स्टार्ट किया कि ये कुछ नहीं है, ईरान वेनेजुला कुछ नहीं है, खत्म देश है, हमारी सभ्यता तो बहुत मान है, हम डोमिनेंट हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई हमारा कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। तो वो उसी युग में दोबारा जाना चाहते हैं, कॉलोनियल ईरा वाला युग नहीं था, उसी युग में वो दोबारा जाना चाहते हैं। सोच के देखो, ईरान में इतने लोग मर गए, एक स्कूल में स्ट्राइक करने से 175 लोगों की जान चली गई, क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? आप बताओ, छोटे छोटे बच्चे बेचारे, एक अमेरिकी बच्चा, एक ईरान का बच्चा, जान तो जान है भाई, बच्चा तो बच्चा है,
चाहे वो गोरा बच्चा हो, ब्राउन बच्चा हो, कैसा भी बच्चा हो, बच्चा तो बच्चा है, जान तो जान है। लेकिन ये ना, अब वो हिटलर वाली सोच नहीं कि हाँ भाई हम महान आर्यन रेस हैं, तो उनकी जो सोच है ना देखो उसी तरफ जा रही है। और जब जब ऐसी सोच आती है ना, तो देखो वर्ल्ड वार का खतरा बढ़ जाता है। हिटलर की ऐसी सोच थी, वर्ल्ड वार सेकंड स्टार्ट हुआ। अब ट्रंप की ये जो सोच है आगे बढ़ती जाएगी, तो फिर देखो आगे आगे वर्ल्ड में और ज्यादा इंस्टेबिलिटी आएगी और वर्ल्ड जो है वो युद्ध की तरफ आगे बढ़ेगा। समझ गए? इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, फेडरलिज्म वर्सेस पुलिसिंग से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरू में देखो 3-4 चीजें हैं जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए। आप वैसे तो ये चीजें देखो सुनते ही रहते हो। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है? ज्यूरिसडिक्शन मतलब अधिकार क्षेत्र। मतलब देखो हर पुलिस स्टेशन की ना एक बाउंड्री होती है, और पुलिस देखो उसी एरिया में काम कर सकती है, उससे बाहर काम करने का अधिकार पुलिस का नहीं होता। उसकी पावर उसी एरिया तक सीमित होती है, उसे बोलते हैं ज्यूरिसडिक्शन। फिर इसके बाद दूसरा है ट्रांजिट रिमांड। ट्रांजिट रिमांड का मतलब क्या होता है? ट्रांजिट रिमांड का मतलब ये होता है, अगर देखो पुलिस ना किसी को दूसरे स्टेट से अरेस्ट करती है ना, तो उसे देखो ट्रेवल करके वापस लाना होता है। तो इस ट्रेवल टाइम के लिए ना उस जगह के जहां पे अरेस्ट किया गया ना, उस जगह के लोकल मजिस्ट्रेट से ना परमिशन लेनी पड़ती है, और इसे हम बोलते हैं ट्रांजिट रिमांड। अच्छा एक बात बताओ, मैंने स्लाइड में ये जैसे हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में तो नहीं है, इंग्लिश में है, तो क्या ये पढ़ के आपको अच्छे से समझ में आता है? मतलब मुझे तो अच्छे से आता है। मतलब मैं अपनी पर्सनल राय बताता हूँ कि मुझे कोई इंग्लिश में देता है ना, तो जल्दी से चीजें वो समझ में आ जाती है, एकदम दिमाग में घुस जाती हैं। तो बल्कि मेरे दिमाग में आइडिया भी आया, एक दिन आइडिया आया था कि यार बुक्स जो है वो इंग्लिश में भी हों तो कितना बढ़िया हो, जल्दी जल्दी पढ़ के पूरा समझ में ही आ जाए, है ना? आप एक बार, मैं आपकी राय चाहता हूं, वैसे आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इंग्लिश में बुक्स हो तो पढ़ने में आपको कैसा लगता है, मजा आता है क्या नहीं आता? अब सबको तो नहीं आएगा, जैसे साउथ के जो बच्चे होंगे उनको तो नहीं आएगा, लेकिन आप लोग बताना। फिर आर्टिकल 246 है। आर्टिकल 246 जो है देखो हमारे संविधान का ना वो आर्टिकल है जो सेंटर और स्टेट के बीच में ना पावर डिवाइड करता है। 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट है, आपको पता है ना? तो वो 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट बनी है इसी आर्टिकल के थ्रू। तो ये 3 पॉइंट्स आपको बताने जरूरी थे। अब आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। ये वो 3 लिस्ट हैं। देखो 7वें शेड्यूल में यूनियन लिस्ट 97 सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट 66 सब्जेक्ट, लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट 47 सब्जेक्ट। तो अब आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हुआ क्या है देखो, आजादी को ना 79 ईयर्स पूरा हो गए, फिर भी देखो हमारी जो पुलिस का रोल है ना वो हमेशा सवालों के घेरे में रहता है। यूनाइटेड नेशंस क्या कहता है पुलिसिंग के बारे में? यूएन देखो पुलिसिंग के बारे में ये कहता है कि पुलिसिंग ना एक बहुत ब्रॉडर काम है। पुलिसिंग का काम सिर्फ लैंड ऑर्डर नहीं है, एक ब्रॉडर काम है। पुलिसिंग में प्रिवेंटिव फंक्शन भी आता है, डेटरेंस भी आता है, डर पैदा करना भी आता है, क्राइम को होने से पहले ही रोकना होता है, और इन्वेस्टिगेटिव भी काम आता है। तीनों तरह के काम होते हैं पुलिसिंग में। प्रिवेंटिव भी, क्राइम को होने से पहले रोकना, दूसरा डेटरेंस भी, डर पैदा करना कि क्राइम हो ही ना, तीसरा इन्वेस्टिगेशन भी, यानी क्राइम हो जाए तो उसके बाद जांच करना, अपराधी को सजा दिलवाना, विक्टिम को न्याय दिलवाना, यह भी पुलिसिंग का पार्ट है। और अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल देखो 2 चीजें हैं। पहली चीज है अल्टीमेट गोल में, पहली चीज है सुरक्षा यानी सिक्योरिटी, और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है जस्टिस यानी लोगों को न्याय दिलवाना। और ये कौन करता है सिक्योरिटी प्लस जस्टिस? ये करती है एक लेजिटिमेट अथॉरिटी। लेजिटिमेट अथॉरिटी मतलब जिसका काम है वही करती है। अब ऐसा नहीं कि हरियाणा का जो पुलिस है वो पंजाब में जाके जस्टिस दिलवा रही है, मतलब पंजाब के लोगों को, क्राइम भी पंजाब में हुआ है लेकिन हरियाणा की पुलिस वहां पे जाके काम कर रही है, ऐसा नहीं है ना। लेजिटिमेट अथॉरिटी जिसका काम है वही करेगा। लेकिन आजकल हो क्या रहा है? आजकल ये हो रहा है कि पुलिस जो है ना अपनी जो लेजिटिमेट लाइन है ना वो क्रॉस कर रही है, और वो भी फेडरलिज्म को तोड़ के, फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ के। नॉर्मली देखो होता क्या है, मैं आपको बताऊंगा केस, मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको एक पूरा बैकग्राउंड बता रहा हूं। नॉर्मली देखो होता क्या है, जब भी देखो 2 स्टेट्स आपस में टकराते हैं ना,
तो सेंटर जो है उनके बीच में सुलझा करवा देता है, सुलह करवा देता है सेंटर, जब दो स्टेट के बीच में लड़ाई होती है। लेकिन मान लो सेंटर खुद ही डिस्प्यूट का पार्ट बन जाए, तो फिर डिस्प्यूट को कौन सोल्व करेगा? क्या बार बार कोर्ट में जाएगा केस? आजकल यही तो दिक्कत है ना, सेंटर खुद इन झगड़ों का हिस्सा बन गया है। मैं आपको एक एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। अभी ना ये कौन से वाला केस था, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के पुलिस वालों के बीच में लड़ाई हो गई, वो वाला केस हाल ही में सामने आया। दिल्ली में क्या हुआ था, एआई इंपैक्ट हुआ था, आपको याद होगा। अब एआई इंपैक्ट में ना कुछ यूथ कांग्रेस के एक्टिविस्ट ने ना वहां पे शर्टलेस प्रोटेस्ट किया, बिना शर्ट के वहां पे प्रोटेस्ट किया। तो उन पर एफआईआर वगैरह दर्ज की गई दिल्ली पुलिस के द्वारा। और जिन लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया था उनमें से कुछ थे हिमाचल प्रदेश। दिल्ली पुलिस ना सीधा उन्हें पकड़ने के लिए पहुंच गई हिमाचल प्रदेश, क्योंकि उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने ना एफआईआर दर्ज की थी। अब हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। और दिल्ली सरकार किसके अंडर काम कर रही है? बीजेपी के अंडर। समझ गई? तो कुछ प्रोटेस्टर हिमाचल प्रदेश में छुपे थे। अब दिल्ली पुलिस की ना 15 लोगों की टीम थी, दिल्ली पुलिस की 15 लोगों की टीम थी। जब वो टीम शिमला डिस्ट्रिक्ट के एक जगह पे पहुंची जिसका नाम है रोहरू, शिमला डिस्ट्रिक्ट के रोहरू जगह पे दिल्ली पुलिस पहुंची ना, तो वहां पे ना उन्होंने ना 3 प्रोटेस्टर को उठा लिया। नाम भी दिए हुए हैं, सौरभ सिंह, अरबाज खान और सिद्धार्थ अवधूत। इन तीनों को उठा लिया। गलती कहां हुई? गलती यहां पे हुई कि दिल्ली पुलिस ने ना हिमाचल प्रदेश पुलिस को इन्फॉर्म ही नहीं किया। ये तो देखो वही बात हो गई, अगर ना आपके पड़ोसी आपके घर में आए और आपको बिना बताए आपके जो मेहमान हैं उनको लेके चले जाएं, ये तो वही बात हो गई। तो फिर तो देखो झगड़ा होगा ही ना। वही हुआ जब दिल्ली पुलिस देखो उन्हें ना वापस लेके जा रही थी, तो हिमाचल प्रदेश पुलिस ने ना उन्हें रास्ते में रोका। और रोका तो देखो खूब कहा सुनी भी हुई। और बात यहां पे आ गई जुरिस्डिक्शन की और लीगल प्रोसेसेस की। तो मतलब खूब तमाशा हुआ इसको लेके। और एंड में क्या हुआ? एंड में देखो ये हुआ, मतलब ये तमाशा तब खत्म हुआ जब इन तीनों सस्पेक्ट्स को ना दिल्ली चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने ना 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। तो ये पहला इंसिडेंट कि हाँ भाई 2 राज्यों की पुलिस के बीच में लड़ाई हुई। अब आप दूसरा इंसिडेंट देखो, पंजाब वर्सेस दिल्ली वर्सेस हरियाणा, मई 2022 का ये मामला है। ये किस्सा देखो 4 साल पुराना है। उस समय आम आदमी पार्टी की सरकार थी पंजाब में और बीजेपी की सरकार थी सेंटर में, यानी दिल्ली पुलिस बीजेपी के अंडर और हरियाणा पुलिस भी बीजेपी के अंडर। तो ना दिल्ली के एक नेता थे तजिंदर पाल बग्गा। अब उनको ना पंजाब पुलिस ने उनके दिल्ली के घर से अरेस्ट कर लिया। कंप्लेंट किसने की थी? कंप्लेंट भी एक आम आदमी पार्टी के लीडर सन्नी सिंह आहलूवालिया ने की थी। चार्जेस क्या थे? चार्जेस ये थे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देना, मतलब प्रोवोक करने वाली स्टेटमेंट्स देना और धर्म के नाम पे नफरत फैलाना, ऐसी ऐसी चीजें। तो भगवंत मान की सरकार ने पुलिस को बोल के उनको उठवा लिया उनके दिल्ली के घर से। लेकिन देखो जैसे ही पंजाब की पुलिस तेजिंदर पाल बग्गा को लेके मोहाली की तरफ चली ना, तो बवाल खड़ा हो गया। बवाल क्या था? दिल्ली पुलिस और हरियाणा की जो पुलिस थी ना वो एक्शन में आ गई। दिल्ली पुलिस और हरियाणा की पुलिस एक्शन में आ गई। उन्होंने पंजाब पुलिस के खिलाफ ना किडनैपिंग का केस दर्ज कर लिया कि पंजाब पुलिस दिल्ली में आके एक लीडर को उसको उसके घर से उठा के ले जा रही है। तो हरियाणा पुलिस ने ना दिल्ली मोहाली रोड पे ना बैरिकेड्स लगा दिए और पंजाब पुलिस को गिरफ्तार करने की कोशिश की कि भाई तुमने दिल्ली के एक लीडर को अरेस्ट किया है और प्रॉपर जो प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं किया। मतलब एक आदमी के पीछे ना 3 स्टेट्स की पुलिस लड़ रही थी। पंजाब पुलिस ने लीगल प्रोटोकॉल्स फॉलो उस समय नहीं किए थे। हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने भी रूल्स को इग्नोर किया और बग्गा को वो वापस पंजाब पुलिस से छुड़वा के दिल्ली लेके आ गए। यानी बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने यहां पर अपनी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स थी उनको क्रॉस किया। अब देखो एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए, अब मैं आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से समझाता हूं ऐसा क्यों होता है। देखो संविधान का आर्टिकल 246 क्लियर कहता है, मतलब आर्टिकल 246 के हिसाब से सब्जेक्ट्स को 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया है ना, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट का एंट्री नंबर 2 है पुलिस। स्टेट लिस्ट का
एंट्री नंबर 2 क्या है? पुलिस, यानी पुलिसिंग जो है वो प्योरली स्टेट का सब्जेक्ट है। लॉ एंड ऑर्डर कौन देखेगा? स्टेट देखेगा। लेकिन मान लो इंटर स्टेट अरेस्ट करना है। इंटर स्टेट अरेस्ट मतलब एक राज्य की पुलिस को अपराधी पकड़ना है किसी दूसरे राज्य से, समझ गए? ये है इंटर स्टेट अरेस्ट। तो कानून क्या कहता है? तो देखो कानून के ना कुछ सख्त रूल्स हैं, और वो रूल क्या है? वो रूल ये है कि सबसे पहले तो आप ना लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करो। अरेस्ट करने से पहले ना आपको लोकल पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करना कंपलसरी है। फॉर एग्जांपल दिल्ली की पुलिस हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार करने गई थी ना, तो हिमाचल प्रदेश की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना कंपलसरी है। इंफॉर्मेशन चैन बनानी पड़ती है। दूसरा होता है ट्रांजिट रिमांड। दूसरा क्या होता है? ट्रांजिट रिमांड मतलब अरेस्टेड पर्सन्स को ना सबसे पहले पास के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो कायदे से दिल्ली पुलिस को ना हिमाचल प्रदेश में ही जहां से अपराधियों को गिरफ्तार किया ना अपराधी नहीं कहेंगे, अक्यूज्ड बोलेंगे, अक्यूज्ड को गिरफ्तार किया ना, तो वहां पे लोकल मजिस्ट्रेट को सूचित करना चाहिए था, नहीं किया। और देखो सही बात बोलूं ना, मुझे तो यह बात जची नहीं। आगे चलूं उससे पहले एक चीज में मैं आपको बोल देता हूं। देखो यार, एआई इंपैक्ट समिट चल रहा था, उसमें शर्टलेस प्रोटेस्ट किया गया। शर्टलेस प्रोटेस्ट करना अच्छी चीज नहीं थी। मतलब वो इवेंट चल रहा था एआई वाला, वहां पे अंदर जाके आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, उस चीज को पॉलिटिकल कलर दे रहे हो, वो कतई गलत था। लेकिन देखो यार, उसके बाद में प्रोटेस्ट हो गया, मोरली गलत था, नहीं करना चाहिए था, लेकिन पुलिस वाले इतना पीछे पड़ गए, उनके इतना पीछे पड़ गए। भाई देश की डेमोक्रेसी में यार इतनी छोटी छोटी चीजें इग्नोर करने लायक होती हैं। वो प्रोटेस्ट हो गया जो कि गलत था, नहीं करना चाहिए था उनको। मतलब वो शोभा ही नहीं देता जिस टाइप का वो इवेंट था, उसमें आप प्रोटेस्ट करने लग गए। लेकिन सरकारें कैसी होती हैं, है ना? प्रोटेस्ट हो गया, वो गलत था, तो भाई उनके पीछे तुम पुलिस छोड़ दे रहे हो। 15-15 पुलिस वाले उनको गिरफ्तार करने जा रहे हैं दूसरे राज्य में। इतने अपराध होते हैं, इतने अपराध होते हैं, उनके पीछे उनको आप सोल्व नहीं करते। इतना भ्रष्टाचार है, उनको आप सोल्व नहीं करते। जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया उसके पीछे आप ऐसे पड़ गए जैसे आतंकवादी हैं। सिस्टम कैसा है हमारा ना, कतई नाजुक सिस्टम है। चलो, ट्रांजिट रिमांड वाला पॉइंट बता दिया मैंने। अब मैं आपको तीसरा पॉइंट बताता हूं। देखो, जब भी एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट में एक्यूज्ड को गिरफ्तार करने जाती है ना, तो वहां पे कोई भी सर्च ऑपरेशन हो या फिर सीजर हो, कोई चीज जब्त हो, तो देखो 2 आम लोगों की प्रेजेंस में होना चाहिए, यानी 2 इंडिपेंडेंट विटनेस होने चाहिए, उनकी प्रेजेंस में ये चीज होनी चाहिए। दोनों इंसिडेंट्स में ना, हिमाचल प्रदेश वाले इंसिडेंट में भी और पहले पंजाब वाले इंसिडेंट में भी, दोनों इंसिडेंट्स में पुलिस ने इन प्रोसीजर्स को ना कचरे के डब्बे में डाल दिया, नहीं फॉलो किया। अब देखो मैं ये बताता हूं, जो इन राज्यों ने किया ना, दिल्ली पुलिस ने इस केस में किया और पहले पंजाब पुलिस ने किया, ये एक प्रकार से ना 2 राज्यों का झगड़ा नहीं है, ये हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मिसयूज का सबूत है। पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे देखो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट हो, वो पुलिस को ना यूज करती हैं अपने पॉलिटिकल राइवल्स को चुप कराने के लिए। जैसे इस केस में दिल्ली पुलिस को यूज कर रही है सेंटर, कांग्रेस वर्कर्स को गिरफ्तार करने के लिए। पंजाब वाले केस में बीजेपी नेता को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस यूज की जा रही थी, किसके द्वारा? आम आदमी पार्टी के द्वारा। हर पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करती है, समझ गए? और सबसे दुख की बात पता है क्या है? जो आईपीएस ऑफिसर है ना, हमारे देश की वैसे देखो शान है, आप भी आईपीएस ऑफिसर बनोगे, वो भी देखो इन प्रोसीजर को ना बाईपास कर देते हैं। उन्हें पता है रूल्स क्या है, लेकिन वो भी रूल्स को फॉलो नहीं करते। वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को छोड़ देते हैं, बस अपने पॉलिटिकल आकाओं के कहने पर चलने लगते हैं। तो यहां पे आर्टिकल में ना एक बुक का जिक्र है, डेविड बेले की ना एक बुक है। बुक क्या है? बुक का नाम ये है पुलिस एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया। इस बुक में उन्होंने ये लिखा था कि इंडियन पुलिस ना रूल ऑफ लॉ से ज्यादा ना रूल ऑफ पॉलिटिक्स से चलती है। और ये जो चीज है ना, ये जो बात है आजकल देखो बिल्कुल सच साबित हो रही है। आईपीएस ऑफिसर्स अपने पॉलिटिकल बॉसेस को खुश करने के लिए ना कानून दिन दहाड़े तोड़ते हैं, और उन्हें हिचकिचाहट भी नहीं होती कानून तोड़ने में। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन देखो हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। जब देखो सिस्टम फेल हो रहा हो ना, तो फिर देखो हाईएस्ट अथॉरिटी को आगे आना पड़ता है। और आर्टिकल कहता है प्रेजेंट सिचुएशन में
कौन है अथॉरिटी? राज्य के सीएम या फिर सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी सबसे कॉम्पिटेंट और पावरफुल अथॉरिटी हैं इन मामलों में रूल ऑफ लॉ का पालन हो ये इंश्योर करवाने के लिए। लेकिन हो नहीं रहा, दिक्कत यही है ना। इसके अलावा प्रकाश सिंह केस 2006 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ना पुलिस में रिफॉर्म लाने के लिए काफी सारे सजेशंस दिए थे, डायरेक्टिव्स दिए थे, सजेशन नहीं थे, डायरेक्टिव्स। जैसे स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाओ। ये स्टेट सिक्योरिटी कमीशन क्या करेगा? ये पुलिस की परफॉर्मेंस के नॉर्म्स बनाएगा और ये इंश्योर करेगा सरकार जो है वो पुलिस ऑपरेशंस में इंटरफेयर ना करे। डीजीपी का फिक्स कार्यकाल करो 2 साल का। इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग अलग होने चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी संभालने वाले लोग अलग होने चाहिए। फिर पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी बनाओ हर एक राज्य में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ताकि पब्लिक जो ग्रीवेंसेस हैं पुलिस के अगेंस्ट वो एक जगह पे इकट्ठी हों, उनकी शिकायत की जा सके पुलिस वालों की। एडिशनल नॉर्म्स हैं, जैसे देखो इंटर स्टेट पुलिस कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है। अब एक नया पुलिस एक्ट आया है जो 1861 के एक्ट को रिप्लेस करता है। ये सब चीजें हैं, लेकिन बात वही है ना, पॉलिटिक्स के चलते इन सब चीजों का पालन नहीं हो पाता। अब देखो अलग अलग ईयर्स में ना इनसे संबंधित क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं। जैसे 7वां शेड्यूल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछता है कौन सा सब्जेक्ट कौन सी लिस्ट में आता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से संबंधित मेंस में पूछा था 2013 में, वहां पे यूज हो सकता है इस पॉइंट का, पुलिसिंग का, कि पुलिसिंग को लेकर टकराव होता है 2 राज्यों के बीच में या फिर सेंट्रो स्टेट के बीच में। जुडिशियल एक्टिविज्म से संबंधित क्वेश्चन था 2018 प्रीलिम में। तो ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी ने पास्ट में पूछ रखे हैं।